आज हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग फॉर इम्पेयर्ड मोबिलिटी की। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इसको हम बड़ा कर लेते हैं पहले। अब हमारे पास जो टर्म होती है मोबिलिटी को, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन टू डिफरेंट इंटररिलेटेड पैरामीटर के साथ। कैसे? इसको हम डिफाइन करते हैं द एबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द सेगमेंट ऑफ द बॉडी टू मूव और टू बी मूव्ड टू अलाउ द प्रेजेंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज, ताकि वो क्या करे, फंक्शन हम इतनी रेंज ऑफ मोशन में वो मूव हो कि जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है एज अ एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू इनिशिएट, कंट्रोल और सस्टेन एक्टिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल। यानी कि पेशेंट जो बंदा है वो क्या करेगा, अपनी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल जो है वो परफॉर्म कर सके, उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो जो मूवमेंट है, एक्टिव जो मूवमेंट है उसको इनिशिएट करे, कंट्रोल करे और सस्टेन कर सके। उसको कहते हैं हम फंक्शनल मोबिलिटी भी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है मोबिलिटी एज इट रिलेट टू द फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि मोबिलिटी को हम क्या कर रहे होते हैं, फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एसोसिएटेड किसके साथ होती है, जॉइंट की इंटीग्रिटी के साथ होती है और उसके साथ मसल की जो सॉफ्ट टिश्यू है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, यानी जॉइंट की इंटीग्रिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या होती है, एसोसिएट होती है। कौन? जो फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन है। अच्छा, अब जॉइंट की आपका जॉइंट जो है अच्छी हालत में होगा तो इसका मतलब है आपके जॉइंट की इंटीग्रिटी ठीक है, लेकिन अगर उस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी जो है सही नहीं है। कैसे? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक्सटेंसिबिलिटी जो होती है सॉफ्ट टिश्यू की, जो क्रॉस कर रहे होते हैं जो सराउंडिंग जॉइंट है उनको, उनमें हमारे पास क्या आते हैं, उनमें हमारे पास है मसल, टेंडन, फेशिया, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट, नर्व, ब्लड वेसल, स्किन। अगर इनमें से कोई चीज भी टाइट है, यानी कि कंप्रेस है, टाइट है, या फिर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है या कुछ भी है, तो क्या होगा, हमारे पास रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं आएगी। ठीक है, मोबिलिटी नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, which are necessary for unrestricted pain free range of motion of the body during functional task and daily living। अब क्या होगा, क्योंकि अगर इनमें जो है ये सब अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे, पेन फ्री मूवमेंट होगी इनमें, तो क्या होगा, जो बॉडी है वो डिफरेंट फंक्शनल टास्क परफॉर्म करेगी अपनी डेली लिविंग से। अगर जो इसमें क्या होगी, जॉइंट की इंटीग्रिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा रेंज ऑफ मोशन। आगे हम देखते हैं, रेंज ऑफ मोशन इज नीडेड फॉर परफॉर्म ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी डू नॉट नेसेसरीली मीन फुल और नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। जो हम जरूरी नहीं होता कि जो हम फंक्शनल एक्टिविटी के लिए हमें फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए या फिर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन चाहिए। कभी कभी हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन है। जैसे अगर हम, ये हमारे पास जो है एल्बो की फ्लेक्जन, ये हमारे पास हैंड है, ठीक है, अगर हम एल्बो की फ्लेक्जन कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है, तो यहाँ से जो स्टार्टिंग में होगी ये इनिशियल रेंज ऑफ मोशन है, ये इन मिडल रेंज ऑफ मोशन, ये टर्मिनल रेंज ऑफ मोशन। तो कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो इनिशियल रेंज ऑफ मोशन में वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, कुछ जो होती हैं मिडल में काम कर रही होती है, कुछ होती हैं टर्मिनल में। एक्टिविटी की किसी में हमें इनिशियल रेंज ऑफ मोशन चाहिए होती है, किसी में मिडल चाहिए होती है, किसी में टर्मिनल चाहिए होती है। तो अब फंक्शनल एक्टिविटी जरूरी नहीं होता कि आपको फुल रेंज ऑफ मोशन दे या फिर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन दे, कभी कभी हमें उसके लिए स्टार्टिंग रेंज की भी जरूरत होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो सफिशिएंट मोबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड range of motion of a giant must be supported by requisite level of muscle strength and endurance and neuromuscular control to allow the body to accommodate to impose stress placed upon it during the functional movement। अब क्या होगा, जो हमारी जो मोबिलिटी है, जो सफिशिएंट मोबिलिटी ऑफ द जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन जाइंट जो है
वो अच्छा, उनके लिए क्या चाहिए होता है हमें? एक मसल की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। अगर आपका मसल सही है, मसल की एंड्योरेंस अच्छी है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अच्छा है, उससे क्या होगा? वो अगर ये अच्छा है तो जो स्ट्रेसेस उन उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, तो वो क्या होगी? वो इजीली स्ट्रेस को जो है इजीली बर्दाश्त करेगा और फंक्शन जो, क्योंकि वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, जैसे ही वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो इंडिविजुअल्स जो होगा वो मोबाइल हो जाएगा। तो अगर ये हमारे पास मसल की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल सही नहीं है, तो क्या होगा? ये जो स्ट्रेसेस हैं, ये क्या कर बॉडी जो अकोमोडेट कर रही होती है इम्पोज स्ट्रेस को, वो नहीं होगा हो सकेगा। तो उसकी वजह से जो फंक्शनल मोबिलिटी है, यानी जो इंडिविजुअल जो है फंक्शनली मोबाइल नहीं हो सकेगा। ठीक है। Moreover, soft tissue mobility, neuromuscular control, and muscular endurance and the strength consistent with the demand are thought to be important factor in prevention of the injury, re-injury of the musculoskeletal system. अब देखो, क्योंकि ये क्योंकि हमारे पास ये किसके लिए होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी, सॉरी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, ये 4 जो हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए? क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं ताकि क्या है, प्रिवेंट किया जाए इंजरी से और री इंजरी ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। ठीक है। उनकी अगर ये आपके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छी है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अच्छा है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी अच्छी है, तो उससे क्या होगा? आपकी प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, आपके पास जो है वो इंजरी होने के चांसेस और री इंजरी होने के चांसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी क्या होती है? हाइपो मीन कम, कम हो जाना, रिस्ट्रिक्टेड मोशन यानी कि रेंज ऑफ मोशन कम हो जाना। ठीक है। काज बाय एडाप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी। अब क्या होता है इसमें? डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? एडाप्टिव शॉर्टनिंग होगी सॉफ्ट टिश्यू की। ठीक है। वो अपने आप को अडाप्ट कर रहे होते हैं कि वो छोटे हो जाएं, यानी शॉर्टनिंग हो जाएं। कौन? सॉफ्ट टिश्यू। अब वो हम देखते हैं कौन से सॉफ्ट टिश्यू है, किस जो ये क्यों होती हैं? डिफरेंट डिसऑर्डर्स में होती हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में हो जाती हैं। अब उनमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं? शॉर्टनिंग कर रहे होते हैं, हाइपोमोबिलिटी करते हैं। वो है हमारे पास नंबर 1 है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट। अगर आपका पार्ट जो है काफी लंबे अरसे तक इमोबाइल रहा, या फिर नंबर 2 है सेडेंटरी लाइफस्टाइल या पोस्टरल मेल अलाइनमेंट इन द मसल इम्बैलेंस। नंबर 4 इम्पेयर्ड मस्कुलर परफॉर्मेंस यानी वीकनेस है एसोसिएटेड विद एनी एरिया ऑफ मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। नंबर 6 टिश्यू ट्रॉमा रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेशन एंड पेन। नंबर 6 कंजेनिटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज। ये हमारे पास 6 फैक्टर थे जिन जो है क्या करते हैं? हाइपोमोबिलिटी काज करते हैं। इनमें हमारे पास पहला था इमोबिलाइजेशन, यानी कि पार्ट ऑफ बॉडी या तो इमोबाइल कब कब हो सकती है? पहली बात, या तो वो फ्रैक्चर हुआ तो आपने इमोबाइल रखा, या फिर जो है कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से आपने पार्ट ऑफ बॉडी को मूव नहीं किया। उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑब्वियसली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपके मसल वीक हो रहे होते हैं। ठीक है। उसकी वजह से ओबेसिटी हो जाएगी, उसकी वजह से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो आपकी हाइपोमोबिलिटी हो जाएगी। कुछ मसल्स में, कुछ मसल एक्टिव रहते हैं, कुछ में हाइपोमोबिलिटी हो जाती है। इसी तरह पोस्टरल मेल अलाइनमेंट इन मसल इनबैलेंस। पोस्टरल अलाइनमेंट, आपके पोस्टरल अलाइनमेंट ही सही नहीं है। ठीक है। आपका पोस्चर सही नहीं है, उसकी पोस्चर सही नहीं होगा तो मसल इम्बैलेंस ही रहेंगे। इसी तरह इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस, मसल की परफॉर्मेंस जो है मस्कुलोस्केलेटल, क्योंकि अब कोई भी न्यूरोमस्कुलर असल्ट हुई हुई है, चाहे वो विद इन द मसल है, चाहे नर्व की वजह से मसल में कोई भी इशू हुआ है तो उसकी वजह से वीकनेस हुई हुई है, या फिर मसल की परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड हुई हुई है। टिश्यू ट्रामा रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्लामेशन और पेन। टिश्यू ट्रामा हो गया किसी वजह से भी, तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोमोबिलिटी मिलती है। कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी। ठीक है। जो भी कंजेनिटल डिफॉर्मिटी यानी बर्थ और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी जो आपकी जो है ड्यू टू किसी भी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकती है। एनी फैक्टर, इनमें से जो भी फैक्टर हैं जो लिमिट कर रहे होते हैं मोबिलिटी,
हाँ, वो क्या कर रहे होते हैं, ये जितने भी फैक्टर ये क्या करते हैं, ये लिमिट करते हैं मोबिलिटी को। उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से मैं आल्सो इम्पेयर द मस्कुलर परफॉर्मेंस, उसकी वजह से मसल परफॉर्मेंस पे इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हाइपोमोबिलिटी इन टर्न कैन लीड टू एक्टिव लिमिटेशन। हाइपोमोबिलिटी जो होती है वो क्या कर रही होती है, एक्टिव लिमिटेशन काज करती है, यानी फंक्शनल लिमिटेशन काज करती है, और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन करती है। क्योंकि फंक्शनल लिमिटेशन हो जाएगी जब, तो ऑब्वियसली वो बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा किसी भी वर्क में अपनी पर्सनल लाइफ में, तो इसको कहते हैं डिसेबिलिटी इन द पर्सनल लाइफ। तो यानी कि हाइपोमोबिलिटी जो होता है वो लीड टू एक्टिव लिमिटेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन जो होता है वो होता है फंक्शनल लिमिटेशन, उसको हम कहते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, और उसकी वजह से पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन होगी। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन का मतलब है डिसेबिलिटी हो जाना इन द पर्सन लाइफ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट एज अ स्ट्रेंथ इन एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज। जैसे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज जो है एसेंशियल इंटरवेंशन होती हैं ताकि हम इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ठीक है, और हम क्या करते हैं, क्योंकि इनको हम इम्प्रूव करते हैं या फिर हम रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ इंजरी को। और स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन जो है बिकम एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द इंडिविजुअलाइज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जब रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी एडवर्सली अफेक्ट द फंक्शन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। जिस तरह जो है हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट या एसेंशियल इंटरवेंशन होती हैं ताकि हम इम्प्रूव करें इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस को और रिड्यूस करें रिस्क ऑफ इंजरी को। इसी तरह स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन जो है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है इंडिविजुअलाइज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का, क्योंकि एक स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम किसी बंदे के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए हम देते हैं जब उसमें रिस्ट्रिक्टेड जो मोबिलिटी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट कर रही हो किसके फंक्शन को, और उसको इंजरी का यानी कि इंजरी का रिस्क बढ़ा रही हो, तो हम क्या करते हैं, उनको स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन देते हैं। अब जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो क्या हैं, वो एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं आल्सो कंसीडर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिटनेस एंड स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट वेलनेस एंड रिड्यूस द इंजरी रिस्क ऑफ इंजरी एंड री इंजरी। तो स्ट्रेचिंग बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हैं उनको कंसीडर किया जाता है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिटनेस और स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग प्रोग्राम के लिए, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, वेलनेस को प्रमोट किया जाए और इंजरी और रिस्क ऑफ इंजरी और री इंजरी के रिस्क को डिक्रीज किया जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज देते हैं। स्ट्रेचिंग को अगर हम डिफाइन करें तो स्ट्रेचिंग जो होती है एक जनरल टर्म है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि एक स्पेसिफिक एनी थेरेप्यूटिक मैनवर, कोई भी थेरेप्यूटिक मैनवर वो उस जो डिजाइन किया गया है ताकि वो क्या करे, इंक्रीज करे टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द, ताकि वो क्या करे, इंक्रीज करे सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी एंड thereby improving the flexibility and range of motion by elongating मतलब lengthening करना किसी भी स्ट्रक्चर को, that have been adaptive shortening and become hypomobile over time। अब क्या होगा, जो हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो एक स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक मैनवर है, उसको इस तरह डिजाइन किया गया कि वो क्या करती है, इंक्रीज करती है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, और क्योंकि एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू जब जैसा ही इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है वो इम्प्रूव करती है फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन। किस तरह, वो इलांगेट करेगी या फिर लेंथनिंग करेगी जो स्ट्रक्चर को, और क्योंकि उनमें that have been adaptive shortening and become hypomobile over that time, जो adaptively shorten हो गए थे और क्या थे, hypomobile थे काफी लंबे अरसे से over a time। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, only through a systemic examination, अब सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन के जरिए हम क्या करते हैं, एवेल्युएशन के जरिए और डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट presenting problem can the therapist determine what structure are restricted movement and if, when and what type of stretching procedure are indicated। अब जो है हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग ऐसे नहीं हम दे देते किसी को, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है,
उसको सिस्टमेटिकली एग्जामिन करेंगे, उसको एवेलुएट करेंगे कि आइदर इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा मसल इन्वॉल्वमेंट है, कौन से मसल में इसको स्ट्रेचिंग चाहिए, किसको इनमें नहीं चाहिए, और हम डायग्नोज कर रहे होते हैं क्या प्रॉपरली डायग्नोसिस क्या है, क्या वहाँ पे हाइपोमोबिलिटी है या नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, उसके हिसाब से, क्योंकि एडाप्टिव शॉर्टनिंग होगी या फिर हाइपोमोबिलिटी होगी तो हमें पता है, अगर हम मेरे डायग्नोसिस में आ गया या फिर हम एवेलुएशन में हमने देख लिया तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम पे आपके पास आ रहा है, तो अब थेरेपिस्ट का काम यही होता है कि वो स्ट्रक्चर को देखेगा और उसकी रिस्ट्रिक्टेड मोशन को देखेगा, तो उसको अब वो क्या करेगा, उसको पता होता है कि कहाँ पे अगर उसको चाहिए, कब चाहिए उसको और किस टाइप की स्ट्रेचिंग प्रोसीजर उसको चाहिए, वो उसको इंडिकेट करता है, वो उसको रिकमेंड करता है कि आपको ये चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इन अर्ली रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, यानी रिहैबिलिटेशन का अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया हमने, मैनुअल स्ट्रेचिंग एंड जॉइंट मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन विच इन्वॉल्व डायरेक्ट हैंड्स ऑन इंटरवेंशन बाय प्रैक्टिशनर मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। जो हमारे पास जो स्टार्टिंग वाली रिहैबिलिटेशन है, यानी जो अभी पेशेंट आपके पास आया और आपने उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन किया, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, हम क्या करते हैं अर्ली रिहैबिलिटेशन में हम उसको मैनुअल स्ट्रेचिंग देते हैं और जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन देते हैं। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हैंड्स ऑन इंटरवेंशन होती है, यानी कि वो कौन कर रहा होता है, प्रैक्टिशनर यानी फिजियोथेरेपिस्ट या फिर जो आपका मैनुअल थेरेपिस्ट है, वो क्या करेगा, ये इंटरवेंशन देता है। ये जो है, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक्स होती हैं किसके लिए, आपकी स्टार्टिंग फेज में। अब हमारे पास लेटर स्टेज जो होता है, लेटर यानी ये जो एंड वाला स्टेज, जब आप डिस्चार्ज प्लानिंग कर रहे हो तो पेशेंट को बोलते हो कि आप घर पे करो जाके। लेटर में सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म इंडिपेंडेंटली बाय द पेशेंट आफ्टर केयरफुल इंस्ट्रक्शन क्लोज सुपरविजन मे बी मोर सूटेबल इंटरवेंशन। अब इस जो सॉरी इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, जब लेटर स्टेज ऑफ रिहेबिलिटेशन होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को केयरफुली इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्लोजली सुपरवाइज करते हैं, किसके लिए, सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए, ताकि पेशेंट परफॉर्म करे इंडिपेंडेंटली। और उसके साथ जो है हम क्या करते हैं, ताकि पेशेंट इजीली कंफर्टेबली जो है वो इंटरवेंशन परफॉर्म करे, क्योंकि ये जो है इफेक्टिव होती हैं अगर पेशेंट इंडिपेंडेंटली खुद करे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं जिसमें जो है आप सेल्फ स्ट्रेचिंग और जो मोबिलाइजेशन या फिर जो मैनुअल स्ट्रेचिंग जो है वो नहीं परफॉर्म करती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेचिंग डिवाइसेस, जो है वो इंडिकेट करते हैं कि उनको कहते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेचिंग डिवाइसेस जो है वो यूज करें, ताकि उनसे जो है वो जो है जब आप वो तब यूज करते हैं जब आपकी मैनुअल थेरेपीज जो हैं, जो आपने मैनुअल स्ट्रेचिंग किया, मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन किया, वो आपकी फेल हो रही है या फिर सेल्फ स्ट्रेचिंग फेल हो रही है, यानी कि उसकी इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हो, इनको वो इफेक्टिव नहीं थी तो आप मैकेनिकल स्ट्रेचिंग की तरफ जो है पेशेंट को लेके आते हो। अच्छा, आगे हमारे पास, अगर ये तो हमने बताया कि किस तरह भी परफॉर्म की जाती है। रिगार्डिंग द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर सिलेक्टेड फॉर द थेरेपिस्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम, कोई भी हमने फॉर एग्जांपल ले लिया, कोई भी चाहे मैनुअल लिया, मैकेनिकल लिया या फिर सेल्फ स्ट्रेचिंग लिया, लेकिन उसके नतीजे में अगर हमारे पास रेंज ऑफ मोशन गेन हो जाती है पेशेंट की, इज टू बिकम परमानेंट, उसको हमें परमानेंट रखना है। इट मस्ट बी कंप्लीमेंट बाय द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एंड यूज ऑन अ रेगुलर बेस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी, तो उसको हमने फंक्शनल एक्टिविटी में लेके आना है। यहाँ है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एसोसिएटेड द मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग, तो ये हम देखेंगे डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट। तो उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इज द एबिलिटी टू मूव अ सिंगल जॉइंट और सीरीज ऑफ अ जॉइंट, ठीक है, स्मूथली एंड इजीली थ्रू एन अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। जो आपका जॉइंट है, जो आपका सिंगल जॉइंट है या सीरीज ऑफ जॉइंट है, उसको स्मूथली इजीली आप मूव करो थ्रू एन अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में। ठीक है, ये हमारे पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन है। अब हमारे पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अचीव होती है, क्योंकि देखो फ्लेक्सिबिलिटी को हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं किस तरह, अगर आपकी मसल की लेंथ जो है, जॉइंट की इंटीग्रिटी और एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू जो है वो सही है, ठीक है, तो हमारे पास उससे क्या होता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो रही होती है। जैसे कि द मसल लेंथ विद
in conjunction with the joint integrity and extensibility of periarticular soft tissue determine flexibility. जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जॉइंट इंटीग्रिटी और एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द पेरियार्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर आपकी मसल लेंथ छोटी है, ठीक है, मसल लेंथ कम है, एक्सटेंसिबिलिटी आपकी पेरियार्टिकुलर टिश्यू की नहीं है, जॉइंट इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है, कंप्रोमाइज हो जाएगी. फ्लेक्सिबिलिटी जो है इज रिलेटेड टू द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मसल muscle tendon unit that cross the joint based on their ability to relax or deform and yield to stretch fold. फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रिलेट किसके साथ कर रही है यहाँ पे, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मसल टेंडन यूनिट पे, क्योंकि उनकी एक्सटेंसिबिलिटी पे कर रही है जो जॉइंट को क्रॉस करें, क्रॉस अ जॉइंट, और उनकी के वो जो मसल जो है उनकी एक्सटेंसिबिलिटी पे बेस करी है, क्योंकि अगर वो क्या है रिलैक्स होंगे, डिफॉर्म एंड यील्ड टू स्ट्रेच फोर्स, वो जो फोर्स है उसके हिसाब से या तो वो रिलैक्स होंगे या डिफॉर्म होंगे या फिर यील्ड टू स्ट्रेच फोर्स कि वो कुछ काम देंगे, ठीक है. इसकी बेस पे हम क्या क्या होते हैं, रिलेट कर रही होती है फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पे जो है हमारे पास आर्थोकाइनेमैटिक द आर्थोकाइनेमैटिक ऑफ मूविंग जॉइंट. आर्थोकाइनेमैटिक्स क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द जॉइंट सरफेस टू रोल और स्लाइड, ठीक है. अब यहाँ पे जो आर्थोकाइनेमैटिक ऑफ द मूविंग जॉइंट है एज वेल एज एबिलिटी ऑफ द पेरीआर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू टू डिफॉर्म also affect the joint range of motion and individualized overall flexibility. जो अगर आपका जॉइंट का जो सरफेस है, जो मूविंग जॉइंट है, उसकी सर्फ जो स्ट्रक्चर उसका जो सरफेस है जो स्लाइड एंड ग्लाइडिंग कर रहा है वो भी अगर सही नहीं है और पेरीआर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी सही नहीं है यानी डिफॉर्म है, तो वो क्या करेगी, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन पे इफेक्ट करेगी और इंडिविजुअल की जो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है. इसीलिए आपकी आर्थोकाइनेमैटिक जो आप जॉइंट है वो भी सही होनी चाहिए, वो जॉइंट की सर्फेसेस भी सही होंगी और पेरीआर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी ठीक है, तो फिर हमें क्या है एक ओवरऑल अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही होती है, ठीक है. डायनेमिक एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो रेफर्ड एज एन एक्टिव मोबिलिटी और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. इसको दूसरा नाम क्या है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी का, एक्टिव मोबिलिटी या फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. इज द डिग्री टू विच एक्टिव मसल कंट्रैक्शन मूव अ बॉडी सेगमेंट थ्रू द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट, ठीक है. अब उसमें क्या होगा, आपका जो वो डिग्री जिसमें आपका एक्टिव मसल कंट्रैक्शन हो और आपका बॉडी सेगमेंट मूव हो थ्रू द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है. ये डिपेंड कर रही होती है ऑन द डिग्री टू विच जॉइंट कैन मूव बाय द मसल कंट्रैक्शन एंड द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस मेड ड्यूरिंग द एक्टिव मूवमेंट. एक्टिव मूवमेंट के दौरान जो है मसल कंट्रैक्शन क्या करेगी, मूव करेगी, और जो टिश्यू ने जो रेजिस्टेंस दी उस पर ये करती है बेस, डिपेंड कर रही होती है. अगर आपके टिश्यू की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपकी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन भी कम होगी, और आपकी मसल कंट्रैक्शन अगर नहीं हो रही तो क्या होगा, आपकी एक्टिव मोबिलिटी सही नहीं होगी या फिर डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी या फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं होगी. ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मसल ऑफ द कंट्रैक्शन एंड द अमाउंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस पे इफेक्ट कर रही होती है. देन है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, दिस एस्पेक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज आल्सो रेफर्ड एज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव रेंज ऑफ मोशन is the degree to which body segment can passively move through the available range of motion depend on the extensibility of the muscle and connective tissue that cross and surround the joint. ये सिर्फ डिपेंड करती है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मसल पे, ठीक है. और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्री रिक्विजिट होती है बट नॉट इंश्योर द डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. अगर लेकिन अगर किसी में फॉर एग्जांपल पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो इसका मतलब है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी उसके बाद में भी आ सकती है. ये नहीं कह सकते पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी आ गई किसी को तो उसकी 100% डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कुछ लोगों में डायनेमिक आ रही होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसकी प्री रिक्विजिट नहीं होती, क्योंकि डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पैसिव कभी कभी जो है वो नॉट इंश्योर है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी.
जैसे कि अगर हम बात करें कि जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनमें पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्टिंग में आती है, लेकिन डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है उनकी बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए ये नहीं कि हम नहीं कह सकते कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हर हाल में डायनामिक से पहले आनी चाहिए। कभी-कभी जो होता है पेशेंट जो है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बिल्ड कर रहा होता है जल्दी में, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी उसकी नहीं बिल्ड हो रही होती। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी जो है वो क्या होती है? हाइपोमोबिलिटी अभी हमने देखा था, रेफर टू डिस्क्राइब द डिक्रीज द मोबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्टेड मोशन, यानी डिक्रीज हो जाती है मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्टेड मोशन होगी। अ वाइड रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस कैन रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट, जो हमने पढ़ा था पीछे। इम्पेयर मोबिलिटी जो क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या कार्य होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करते हैं और इम्पेयर मोबिलिटी कार्य होते हैं। There are many factors that contribute the hypomobility and stiffness of the soft tissue. The potential loss of range of motion and development of the contracture, ये सारे जो हैं क्या कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं हमारे पास डेवलप करते हैं हाइपोमोबिलिटी को। तो वो फैक्टर क्या है वो हम देख लेते हैं टेबल नंबर 4.1 में। वो क्या है हम एक दफ़ा देखते हैं, ये हमारे पास है टेबल। अच्छा, ये हमारे पास कंपैरिजन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ टू डिसेबलमेंट मॉडल में ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं हाइपोमोबिलिटी काज कर रहे होते हैं। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन पहला है, इसमें हमारे पास एक्सट्रिंसिक काज हैं और इंट्रिंसिक काज हैं, दो काज हैं 1 एंड 2। इंट्रिंसिक में हमारे एक्सट्रिंसिक में क्या होगा? कास्ट है, स्प्लिंट है, मस्कुलोस्केलेटल ट्रैक्शन है। ये कब होती है? जब फ्रैक्चर होगा, सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा है एंड रिपेयर होगा, तब हम यूज करते हैं इसको, एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो है इस तरह हमारे पास इंट्रेंसिक है। इंट्रेंसिक में हमारे पास पेन होगी। पेन क्यों होता है? ड्यू टू माइक्रोट्रोमा, मैक्रोट्रोमा, डिजेनरेटिव डिजीज। जॉइंट इन्फ्लेमेशन, इफ्यूजन होगी तो क्या होगा? जॉइंट डिजीज या ट्रॉमा की वजह से। मसल टेंडन फेशियल डिसऑर्डर तो मायोसाइटिस, टेंडाइटिस, फेशियाइटिस की वजह होंगे। अगर इसमें हमारे पास ये जो स्किन डिसऑर्डर है, इसका मतलब बर्न होगा, स्किन ग्राफ्ट होगी या स्क्लेरोडर्मा होगा। बोनी ब्लॉक होगी तो इसका मतलब ऑस्टियोपैथी होगी, एनकाइलोजिंग या फिर सर्जिकल इफ्यूजन होगी। इसी तरह वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, उसमें पेरिफेरल लिम्फोडेमा होगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हैबिचुअल फॉल्टी एंड एसिमेट्रिकल पोस्चर होगा तो कन्फर्मेंट टू द बेड टू आर व्हीलचेयर, प्रोलॉन्ग पोस्चर एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशन और वर्क एनवायरनमेंट। इसी तरह पैरालिसिस, टोन एबनॉर्मलिटी एंड द मसल इम्बैलेंस, इसमें हो गया क्या है? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, वीक एंड डिसऑर्डर्स होंगी। एंड डिजीज जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल डिसफंक्शंस होंगी। स्पास्टिसिटी होगी, इसमें रिजिडिटी, फ्लेसिसिटी, वीकनेस इन मसल गार्डनिंग एंड स्पैज्म। या फिर पोस्टल मेलाइनमेंट में कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड हो सकते हैं, जिनमें स्क्लेरोसिस, काइफोसिस हो सकती है। ये हमारे पास टेबल नंबर 4.1 था जिसमें हमें बताया था हाइपोमोबिलिटी क्या, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो हाइपोमोबिलिटी काज करती हैं, जिनकी वजह से हमारा जो हमारी जो मूवमेंट है वो डिक्रीज होती है, रेंज ऑफ मोशन कम होती है और मोबिलिटी डिक्रीज होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं कंट्रैक्चर पे। कंट्रैक्चर क्या होते हैं? कंट्रैक्चर जो है restricted motion can range from mild muscle shortening to irreversible contraction। अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड जो होगी मोशन, कोई भी जो जॉइंट को रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मोशन, तो उसमें क्या होगा? या तो माइल्ड शॉर्टनिंग मसल की हो जाएगी या फिर इरिवर्सिबल कंट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं। कंट्रैक्चर को अगर हम डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं इज अ डिफाइन एज एडाप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द मसल टेंडन यूनिट एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू दैट क्रॉस or surround the joint, result in significant resistance to passive or active stretch and limited range of motion, which may compromise functional abilities। इसमें क्या होता है? कंट्रैक्चर में हमारे पास शॉर्टनिंग होगी मस्कुलो टेंडन यूनिट की या फिर अदर सॉफ्ट टिश्यू की, जो क्या सॉफ्ट टिश्यूज की जो क्या कर रहे होंगे? क्रॉस कर रहे होंगे या फिर सराउंड कर रहे होंगे जॉइंट को। उनकी वजह से सिग्निफिकेंट क्या होगी? रेजिस्टेंस टू द पैसिव स्ट्रेच या फिर एक्टिव स्ट्रेच हो जाएगी। एक्टिव दोनों, पैसिव दोनों स्ट्रेच के साथ क्या होगी? रेजिस्टेंस फेल्ट होगी। और या फिर लिमिटेड हो जाएगी रेंज ऑफ मोशन उसकी वजह, और वो क्या करती है? कंप्रोमाइज कर रही होती है फंक्शनल एबिलिटीज को। इसको कहते हैं कंट्रैक्चर। देयर इज नो क्लियर delineation of how much limitation of motion from loss of soft tissue extensibility may exist to designate the limitation of motion as a contracture। यहाँ पे नहीं पता कि कितनी होती है exactly, लेकिन
लेकिन ऑन वन रेफरेंस यहाँ पे एक बताया हुआ है कि कंट्रैक्चर को जो है, कंट्रैक्चर इज डिफाइन एज इन ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे कुछ के कंट्रैक्चर वो होते हैं कि जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ मोशन हो जाती है, वेर इज जो जो टर्म हम शार्टनेस जो होती है वो हम उसको डिनोट करते हैं पार्शियल लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, इसी तरह द सेम सोर्स जो है डिस्कस द यूज ऑफ टर्म टाइटनेस टू डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्टेड मोशन ड्यू टू एडाप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू डिस्पाइट द कॉमन यूज इन क्लिनिकल एंड फिटनेस सेटिंग टू डिस्क्राइब द माइल्ड मसल शॉर्टनिंग। हाउएवर अनदर रिसोर्स, अच्छा इसी तरह अनदर रिसोर्स ने मसल टाइटनेस जो है to denote the adaptive shortening for the contractile and non-contractile element of the muscle को यूज किया गया। इसी तरह जो कंट्रैक्चर है उनको कहा गया एक रिसोर्स में कि जो है वो क्या होती है, कंप्लीट लॉस ऑफ मोशन है, लेकिन जो शार्पनेस होगा उसको हम डिनोट करेंगे पार्शियल लॉस ऑफ। और उन्होंने ये भी कहा गया कि इस जो टाइटनेस है उसको नहीं यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो टाइटनेस भी यूज कर रहे होते हैं क्लिनिकल सेटिंग में। इसी तरह माइल्ड मसल शार्टनेस को जो है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप टाइटनेस नहीं यूज करना। इसी तरह यूज ऑफ मसल टाइटनेस जो है वो सिर्फ उनके लिए यूज होती है जो एडाप्टिव शॉर्टनिंग होगी फॉर द कंट्रैक्टाइल एंड नॉन कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल। ठीक है, फॉर द कंट्रैक्टाइल एंड नॉन कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल के लिए। अगर हम आगे हम देखते हैं डेजिग्नेशन ऑफ द कंट्रैक्चर बाय लोकेशन। जो कंट्रैक्चर हैं वो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई द एक्शन ऑफ द शॉर्टेन मसल इफ द patient has shortened elbow flexor and cannot fully extend the elbow, she said to have elbow flexion contracture। या फिर ये क्योंकि designation contracture by the location when the patient cannot fully abduct the leg because shortening of the adductor of the hip, तो उसको हम कहते हैं adduction contraction of the hip। यानी कि फ्लेक्सर में फ्लेक्जन में होगी तो फ्लेक्सर में कंट्रैक्शन होंगे तो फ्लेक्सर कंट्रैक्चर, तो एडक्शन अगर नहीं एबडक्टर होंगे तो एडक्शन कंट्रैक्शन ऑफ द हिप। एक्सटेंड नहीं करेगी एल्बो तो एल्बो फ्लेक्सर, अगर एबडक्ट नहीं कर सकेगी एडक्ट, अगर पेशेंट जो फुली एबडक्ट नहीं कर सकता तो एडक्शन कंट्रैक्चर। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो थी लोकेशन वाइज से। आगे हमारे पास है कंट्रैक्चर वर्सेस कंट्रैक्शन। कंट्रैक्चर क्या होता है, कंट्रैक्शन क्या होता है। द कंट्रैक्शन एंड कंट्रैक्शन द प्रोसेस ऑफ टेंशन। कंट्रैक्शन क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है एक प्रोसेस होता है जिसमें टेंशन डेवलप होती है विद इन द मसल ड्यूरिंग शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग। और कंट्रैक्चर और कंट्रैक्चर एंड कंट्रैक्शन जो होती हैं वो सिनोनिमस नहीं है और इनको हम इंटरचेंजेबली हम इनको यूज नहीं कर सकते। टाइप ऑफ कंट्रैक्शन, one way to clarify what is mean by the term of contracture in the describe contracture by the pathological change in the different type of soft tissue involved। हम इसको कैसे क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं इन्वॉल्व हुई किस टाइप के सॉफ्ट टिश्यू पे, उसके अकॉर्डिंग पे हम क्या करते हैं इनको क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 है मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर। द मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर या फिर मायोजेनिक कंट्रैक्चर, although the muscle tendon unit has adaptively shortened and there is significant loss of range of motion, there is no specific muscle pathology is present। muscle pathology इसमें नहीं होती, इसमें muscle tendon unit जो है adaptively shortened हो जाते हैं, significant loss होगी range of motion। और इसमें क्या होता है मार्फोलॉजिकली हम देख रहे होते हैं क्या करते हैं, देयर में भी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सार्कोमेर यूनिट इन सीरीज में क्या होता है रिडक्शन हो जाती है सार्कोमेर की, बट नो डिक्रीज इन इंडिविजुअल सार्कोमेर लेंथ। सार्कोमेर की लेंथ में क्या होगा, चेंजिंग नहीं होगी, सार्कोमेर लेंथ में चेंजेस नहीं होंगी। अब हमारे पास मायोस्टैटिक जो कंट्रैक्चर है कैन बी रिजॉल्व इन दी रिलेटिवली शॉर्ट टाइम विद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से क्या होते हैं, रिजॉल्व हो रहे होते हैं ये विद शॉर्ट टाइम के दौरान। देन सीडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्चर। सीडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्शन में क्या होगा, इम्पेयर मोबिलिटी एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन आल्सो कैन बी अ रिजल्ट ऑफ हाइपरटोनिसिटी या फिर हाइपरटोनिसिटी। हाइपरटोनिसिटी में क्या होता है, स्पास्टिसिटी या फिर रिजिडिटी होती है हाइपरटोनिसिटी में, क्योंकि टोन इंक्रीज हो जाती है मसल की। इसमें जो इम्पेयर्ड मोबिलिटी है या फिर लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होती है किसकी वजह से होती है, हाइपरटोनिसिटी की वजह से, जो एसोसिएट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम लियन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें लियन हो गया उसकी वजह से, जैसे कि
सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होगा, स्पाइनल कार्ड इंजरी होगी या ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। यानी कि कौन से सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीन होते हैं जिसमें सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, सेंट्रल स्पाइनल कार्ड इंजरी है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, उसकी वजह से पेशेंट में हाइपरटोनिसिटी होगी। हाइपरटोनिसिटी जो होती है वो किसके साथ होती है? हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीन में। हाइपरटोनिसिटी का मतलब होता है स्पास्टिसिटी या फिर रिजिडिटी। उसकी वजह से जो हमारे पास लिमिटेड हो जाती है मोबिलिटी या फिर लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होती है, उसको हम कहते हैं सीडोमायोस्टैटिक कंट्रक्चर। मसल स्पाज्म और गार्डिंग एंड पेन जो है, मसल स्पाज्म, गार्डनिंग और फिर पेन में आल्सो काज सीडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्शन भी काज कार्य होते हैं। एक तो हमारे पास आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लियन हो गया जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिसिटी, और दूसरा हो गया हमारे पास मसल स्पैज्म या गार्डनिंग, और तीसरा हो गया पेन। ये हमारे पास क्या करते हैं? सीडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्चर काज कार्य होते हैं। In both situation, the involved muscle appear to be constant state of contraction. इनमें क्या होगा? constant state of contraction में रहेगी, give rise to resist excessive resistance to passive stretch. उसकी वजह से क्या होगा? जब हम पैसिव स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या करेंगे? हमें एक्सेसिव रेजिस्टेंस देंगे जब आप क्या करोगे? उसको स्ट्रेच करोगे। Hence the term of pseudomyostatic contracture or apparent contracture is used. इसीलिए हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? इनको सीडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्चर या प्रेंट कंट्रैक्चर इनका नाम देते हैं। क्योंकि इफ द न्यूरोलॉजिकल इनहिबिशन प्रोसीजर जो है हम क्योंकि हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन प्रोसीजर जैसा हम यूज करेंगे उसकी वजह से रिड्यूस हो रहा होता है मसल टेंशन टेम्परेरली। ठीक है, उससे क्या होता है? टेम्परेरली हम अप्लाई करते हैं उस पर, तो उसकी वजह से क्या होगा? फुल और पैसिव इलांगेशन ऑफ द अपेरेंटली शॉर्टेड मसल जो होगा इज देन पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? जैसे ही न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन प्रोसीजर यूज करते हैं ताकि हम क्या करें? रिड्यूस करें मसल टेंशन को थोड़े वक्त के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमें फुल पैसिव इलांगेशन जो है थोड़े वक्त के लिए जो है मिल रही होती है शॉर्टेड मसल में। अच्छा, देन है हमारे पास आर्थोजेनिक और पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर। आर्थोजेनिक एंड पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर कौन से होते हैं? एन आर्थोजेनिक कंट्रैक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर pathology. These changes may include the adhesion, synovial proliferation, joint effusion, irregularities in the articular cartilage and osteophytes formation. अच्छा, ये किस वजह से? ये हमारे पास चेंजेस हो रही होती हैं आपकी जो इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजीज में जो होती हैं, कहाँ का? या तो एडिजन की वजह से, साइनोवियल प्रोलिफरेशन की वजह से, जॉइंट एफ्यूजन की वजह से, इरेगुलरिटी ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ये 5 फैक्टर्स जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं? ये पेरी आर्टिकुलर आर्थोजेनिक आर्टिकुलर कंट्रैक्चर बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर डेवलप इन द कनेक्टिव टिश्यू दैट क्रॉस द जॉइंट और अटैच द जॉइंट ऑफ द जॉइंट और द जॉइंट कैप्सूल। लॉस मोबिलिटी, दस रिस्ट्रिक्टेड नॉर्मल और दो काइनेमेटिक मूवमेंट। जो हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो क्रॉस कर रहे होते हैं या फिर अटैच होते हैं जॉइंट पे या फिर जॉइंट कैप्सूल पे, वो क्या कर रहे होते हैं? अपनी मोबिलिटी उनमें कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वही इन सब चीज़ उनमें पैथोलॉजी होगी, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड नॉर्मल और दो काइनेमेटिक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, जिसकी वजह से ये जो कंट्रैक्चर हैं फॉर्म होंगे। देन हमारे पास फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर और इरिवर्सिबल कंट्रैक्चर। ये किन में होते हैं? ये फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर जो है इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मसल एंड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होंगे। ये काज होंगे can cause adherence of the tissue and subsequent development of fibrous contracture. इसमें क्या होगा? आपकी जो टिश्यू में एडरेंस हो जाएगी और फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर होंगे। Although it is possible to stretch the fibrotic contracture, eventually increase the range of motion, it is often difficult to re-establish the optimal टिश्यू लेंथ। इनमें आप कुछ वक्त के लिए उनमें तो कभी कभी जो है वो क्या करते हो? फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर को स्ट्रेच भी कर रहे होते हो, लेकिन आपको रेंज ऑफ मोशन मिलती भी है, लेकिन वो क्या होता है? दोबारा से जो है वो क्या होता है? मतलब उसको आप दोबारा से उनकी जो ऑप्टिमल टिश्यू लेंथ है वो आप नहीं कर रहे होते, ऑब्टेन नहीं कर रहे होते। परमानेंट लॉस हो रहा होता है इसमें एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, दस कैन नॉट बी रिवर्स बाय द नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन में बी occur when normal muscle tissue and organized connective tissue are replaced with a large amount of relatively non-extensive fibrotic contracture or the scar tissue.
इसमें क्या होता है, अब परमानेंट एक्सटेंसिबिलिटी लॉस हो जाएगी किसकी, सॉफ्ट टिश्यू की, उसकी वजह से उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन में। और ये अकर हो रहे होते हैं नॉर्मल मसल टिश्यू, क्योंकि नॉर्मल मसल जो टिश्यू हैं या फिर कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो उसमें नॉन एक्सटेंसिबल फाइब्रोटिक एडिशन जो है उसमें डेवलप हो रही होती है और स्कार टिश्यू बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से और कभी कभी वहाँ पे हेट्रोट्रोफिक बोन फॉर्मेशन भी हो रही होती है। हेट्रोट्रोफिक बोन फॉर्मेशन यानी कि वहाँ पे आप अगर वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है या स्कार टिश्यू बन रहा है, वो वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिट हो रहा होता है, उसकी वजह से जो है वो आपका हेट्रोट्रोफिक बोन फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही होती वहाँ पे। तो ये था हमारे पास फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर और इरिवर्सिबल कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ये चेंजेस जो होती हैं हमारे पास, दीज चेंजेस कैन अकर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ टिश्यू इन शॉर्टन पोजीशन और आफ्टर टिश्यू ट्रॉमा एंड सब्सिक्वेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। जब आप टिश्यू को शॉर्टन पोजीशन में रखोगे ना इमोबिलाइजेशन के दौरान, तो तब ये चेंजेस हो जाएंगी। द लॉन्गर फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर जो है एग्जिस्ट आर अ ग्रेटर रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल मसल इन द कनेक्टिव टिश्यू विद नॉन एक्सटेंसिबल एडिशन इन द स्कार टिश्यू और द बोन। The more difficult it to become regain the optimal mobility of the soft tissue, and more likely it is that the contracture will become reversible. इसमें क्या होगा, लॉन्गर ऑफ फाइब्रोटिक कंट्रैक्टर जिस जितना काफी लंबे तक रहे तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल जो मसल होंगे कनेक्टिव टिश्यू में, क्या होगा, नॉन एक्सटेंसिबल एडिशन डेवलप जमा होने स्टार्ट हो जाएंगी, स्कार टिश्यू या फिर बोन फॉर्मेशन जमा होने स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि आप रीगेन करें या फिर ऑप्टिमल मोबिलिटी को आप रीगेन करें किसकी, सॉफ्ट टिश्यू की, और आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कंट्रैक्चर को रिवर्सेबल करें। ठीक है, ये हमारे पास थे कंट्रैक्चर। देन हमारे पास सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग एक प्रोसीजर होता है whereby the overall function of the patient may be improved by applying the stretching technique selectively to some muscle or the joint to be allowing limited motion to develop in other muscle or a joint। इनमें क्या करते हो आप, इसमें सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग में आप क्या करते हो, कुछ मसल में आपने क्या करना है, स्ट्रेचिंग देनी है, और कुछ को अलाउ करता है, आपने अलाउ रखना है लिमिटिंग ऑफ मोशन टू डेवलप इन लिमिटेशन ऑफ द मोमेंट की कुछ मसल में रखनी है और कुछ में जो है आपने स्ट्रेचिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, व्हेन डिटरमाइनिंग विच मसल इज टू स्ट्रेच एंड विच मसल अलाउ टू बिकम स्लाइटली शॉर्टन। आपको डिटरमाइन करना होता है कि कौन से मसल को आपने स्ट्रेच रखना है और किसको स्लाइटली शॉर्टन रखना है। थेरेपिस्ट जो है आपने थेरेपिस्ट के माइंड में जो है पेशेंट की फंक्शनल नीड पता होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, वो बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन द मोबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम फंक्शनल परफॉर्मेंस में। जो मैक्सिमम फंक्शनल परफॉर्मेंस है उसकी जो मोबिलिटी है, किसको मोबाइल रखना है और किसको स्टेबलाइज रखना है, उसमें क्या करता है, वो बैलेंस मेंटेन रखता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, वो डिसीजन लेता है कि कुछ स्ट्रक्चर को में क्या करेगा, वो क्या करे, रिस्ट्रिक्शन डेवलप करेगा और कुछ को जो है वो रिलैक्स रखेगा। इसमें क्या था, डिसीजन इज अलाउ द रिस्ट्रिक्शन टू डेवलप इन द सिलेक्शन मसल टेंडन यूनिट एंड जॉइंट टिपिकली मेड इन द पेशेंट विद परमानेंट पैरालिसिस फॉर एग्जांपल। इसमें क्या होगा, इसमें पेशेंट जो होता है वो क्या करता है, कुछ मसल जो है ना उनमें रिस्ट्रिक्शन को अलाउ कर रहा होता है, ताकि क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे जिनमें पैरालिसिस हो रहा होता है, क्योंकि हमें कुछ एक्टिविटी ऐसी चाहिए होती है ना जिसमें हमें पेशेंट को ऐसी मसल को एक्टिवेट रखो, किसी को नहीं रखो करो, जिनको हमने एक्टिवेट करना है कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बताते हैं, इन पेशेंट विद स्पाइनल कार्ड इंजरी, अब स्पाइनल कार्ड इंजरी का पेशेंट जो है उनमें हमने क्या करना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रंक इज नेसेसरी फॉर इंडिपेंडेंस इन सीटिंग। सीटिंग के लिए हमें नेसेसरी होती है स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रंक, ठीक है ना, विद थोरेसिक और किन में, थोरेसिक और सर्वाइकल लीजन जिनमें होती है उनमें। द पेशेंट डू नॉट हैव एक्टिव कंट्रोल ऑफ बैक एक्सटेंसर, उनकी जो उनके के मसल जो होते हैं ऐसे पेशेंट के, उनके बैक एक्सटेंसर में एक्टिव कंट्रोल ही नहीं होता। तो अगर हम उनके पेशेंट जो है, पेशेंट के अगर हम हैमस्ट्रिंग जो मसल्स हैं वो रूटीनली स्ट्रेच करें और ताकि वो इम्प्रूव हो और मेंटेन करे अपनी एक्सटेंसिबिलिटी एंड मॉडरेट हाइपोमोबिलिटी हम अलो करें,
टू अलाउ द डेवलप इन द एक्सटेंसर ऑफ द लो बैक में। अगर हैमस्ट्रिंग में आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी एक्सटेंसिबिलिटी मेंटेन की, लेकिन आपने हाइपोमोबिलिटी अलाउ कर दी किसमें, ट्रंक के एक्सटेंसर्स में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, पेशेंट इनेबल द, इससे क्या होगा, पेशेंट इनेबल टू लीन इनटू स्लाइट शॉर्टन, शॉर्टन लीन हो जाएगा स्लाइटली शॉर्टन स्ट्रक्चर पे, और इस तरह हमें ट्रंक की स्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टर्म सेटिंग के लिए अचीव हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, जैसे हमें स्पेसिफिक पार्ट के लिए कुछ स्ट्रेच करते रहे, एक्सटेंसिबिलिटी चाहिए थी हैमस्ट्रिंग की ताकि पेशेंट बैठ सके, और उनके जो एक्सटेंसर मसल थे बैक के उनको हमने स्लाइटली शॉर्टन रखा ताकि हमें क्या हो, पेशेंट की पेशेंट लीन हो सके, ठीक है। However, the patient must still have enough flexibility to independently ड्रेसिंग एंड ट्रांसफर। इसी तरह पेशेंट को इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर इंडिपेंडेंट ड्रेसिंग और ट्रांसफर में। टू मच लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट इन लो बैक कैन डिक्रीज द फंक्शन। अगर हम उसमें लो बैक में अगर हम बहुत ज्यादा लिमिटेशन करेंगे ना तो उससे डिक्रीज फंक्शन हो जाता है, लेकिन हमने थोड़ी सी एक्सटेंसिबिलिटी यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, मॉडरेट हाइपोमोबिलिटी हमने अलाउ करनी है, इससे ज्यादा कम नहीं करनी, मॉडरेट रखनी ठीक है। लेकिन अगर हम डिक्रीज फंक्शनल कर देंगे ना उनका तो उसकी वजह से फिर लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, पेशेंट जो ड्रेसिंग एंड ट्रांसफर नहीं हो सकेगा, कर नहीं सकेगा। इसी तरह अगर हम बताते हैं कि अगर स्लाइटली हाइपोमोबिलिटी अगर हम डेवलप करते हैं लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर में वाइल मेंटेनिंग द मोबिलिटी ऑफ द रिस्ट, अगर हम लॉन्ग फ्लेक्सर में क्या है हाइपोमोबिलिटी डेवलप कर दें लेकिन हम रिस्ट की मोबिलिटी को मेंटेन करें, तो patient with the spinal cord injury who lack the intervention of the intrinsic finger muscle regain the ability to grasp using tenosis action। अब इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर हम स्लाइडली हाइपोमोबिलिटी इसमें करेंगे तो फिर क्या होगा, वो पेशेंट की टेंडोसिस ग्रिप जो होगा, एक मसल को हमने क्या किया, हाइपोमोबिलिटी अलाउ कर दी, ठीक है, पेशेंट को अलाउ किया हाइपोमोबिलिटी ताकि उसके फ्लैंक फ्लेक्सर जो हैं वो डेवलप हो और ताकि मेंटेन करें मोबिलिटी ऑफ द रिस्ट, ठीक है, और ताकि मेंटेन करें मोबिलिटी ऑफ द रिस्ट। और पेशेंट जिन में जिस पेशेंट स्पाइनल कार्ड इंजरी हो लेग द इंटरवेंशन ऑफ इंट्रेंसिक मसल, इंटेंसिव फिंगर मसल, क्योंकि ग्रैप्सिंग के लिए हमें टेंडोसिस ग्रिप चाहिए होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं किसको, रिस्ट के मसल्स को। ये हमें किसी मसल को हमें क्या करना होता है, इसमें मेन मकसद जो है कि एक कुछ मसल्स को हमने मॉडरेटली हाइपोमोबाइल रखना है और उनको किसी को अच्छा बनाना है ताकि क्या हो, हमें एक स्पेसिफिक जो पर्पस हमें चाहिए, कुछ टास्क जो चाहिए वो हमें पूरे हो सकें। जिस तरह हमें जो दो चाहिए, ये दो हमें वर्क रिक्वायर्ड होते हैं, इनमें हमें कुछ मसल को हाइपोमोबिलिटी में की तरफ लेके जाना होता है, कुछ को मोबिलिटी किसी की इम्प्रूव रखनी होती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास अवर स्ट्रेचिंग एंड हाइपर मोबिलिटी। अब अवर स्ट्रेचिंग क्या होगा, अवर स्ट्रेचिंग is a stretch well beyond the normal length of the muscle and the range of motion of a joint surrounding the soft tissue। इसमें क्या होगा, आप स्ट्रेच करते हो वेल बियॉन्ड द नॉर्मल लेंथ ऑफ द मसल की लेंथ से बियॉन्ड लेके जाते हो, और रेंज ऑफ मोशन की जो रेंज ऑफ मोशन अलाउ करता है जॉइंट उससे बियॉन्ड लेके जाते हो, इन द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर से बियॉन्ड जाते हो। उससे की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव मोबिलिटी आपको मिलती है। ये क्यों, ये हम इससे क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, creating a selective hypermobility by our stretching by may be necessary for certain healthy individual with normal strength and stability who participate in sport but required extensive flexibility। हम उनमें ये सेलेक्टिव हाइपर मोबिलिटी यूज करते हैं ताकि अवर स्ट्रेचिंग हो जहाँ पे नेसेसरी हो, जिनको जैसे जो स्पोर्ट ऐसे स्पोर्ट में इन्वॉल्व है जहाँ पे एक्सटेंसिव फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायर्ड है, उनमें हम हाइपर मोबिलिटी देते हैं। अवर स्ट्रेचिंग जो है बिकम डिटरमेंटल, वहाँ पे डिटरमेंटल होती है और क्रिएट अ joint instability when the supporting structure of the joint and the strength of the muscle surround the joint is insufficient and cannot hold the joint in a stable and functional position during the
एक्टिविटी। तो इंस्टेबिलिटी जो है ऑफ द जॉइंट इज ऑफन काज अ पेन एंड मे प्रीडिस्पोज अ पेशेंट टू द मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। इसीलिए जो है हम अब स्ट्रेचिंग जो है हमारे पास डिट्रीमेंटल हो सकती है और ये क्या करती है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी काज करी होती है। जब आपका स्पोर्टिंग जो जॉइंट है, जॉइंट और स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग जो जॉइंट है उनमें, और स्ट्रेंथ ऑफ द मसल जो है अराउंड द मसल अगर आपकी इतनी ज़्यादा सही नहीं है तो जो आपका जॉइंट है वो स्टेबल नहीं रहेगा, फंक्शनल पोजीशन जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी ड्यूरिंग एक्टिविटी। उसकी वजह से क्या होगा, इनएबिलिटी इंस्टेबिलिटी होगी जॉइंट की, उसकी वजह से पेशेंट को पेन और पेशेंट जो है मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज की तरफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये हमारे पास है overview of intervention to increase mobility of soft tissue. Many therapeutic interventions जो हैं have been designed to improve mobility and the soft tissue and consequently increase range of motion and flexibility. काफ़ी सारी different therapeutic intervention है वो डिज़ाइन हुई हुई हैं जिससे mobility of soft tissue हो रही होती है और उसकी वजह से joint of range of motion increase होती है और flexibility. Stretching and manipulation जो हैं या फिर mobilization जो हैं वो journal terms हैं जो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इन थेरेप्यूटिक मैन्यूवर में, ताकि हम क्या है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द जो रिस्ट्रिक्टेड सॉफ्ट टिश्यू है उनकी इंक्रीज किया जाए। डिफरेंट जो हमारे पास थेरेपी टेक्निक्स हैं वो भी डिज़ाइन हुई हैं इस तरह कि वो इंक्रीज करी होती हैं सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी और जॉइंट मोबिलिटी को, और वो हम देखते हैं वो क्या है। नंबर 1 है हमारे पास स्ट्रेचिंग और मैनुअल। पहले हमारे पास स्ट्रेचिंग मैनुअल और मैकेनिकल और पैसिव और असिस्टेड। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेचिंग है, ये कि किस तरह हो सकती है, मैनुअल भी हो सकती है, मैकेनिकल है, पैसिव है, असिस्टेड ये हो सकती है। और सस्टेन्ड और इंटरमिटेंट एक्सटर्नल एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड। सस्टेन्ड होनी चाहिए, इंटरमिटेंट होनी चाहिए, इंटरमिटेंट एक्सटर्नल होनी यानी बाहरों नहीं होगी, एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स जो है अप्लाइड with our pressure by manual contact or mechanical device। वो या तो हम मैनुअल कांटेक्ट से देते हैं इसको, ठीक है, या फिर हम मैकेनिकल डिवाइस से देंगे। वो क्या करती है, इलांगेट करती है शॉर्टेंड मसल टेंडन यूनिट को एंड पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को बाय मूविंग द रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट जस्ट पास्ट द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, उनमें हम देखते हैं if the patient is relaxed, if the patient is as relaxed as possible, it is called the passive stretching। अगर patient relax होगा तो उसको हम कहेंगे passive stretching। If the patient is assist in moving the joint through the greater range of motion, it is called assisted stretching। अगर patient खुद ही आपस में जब आप patient को assist कर रहे हो joint को moving the joint through the great range of motion में, उसको हम कहते हैं assisted stretching, यानी कि आपने उसको assist किया stretching में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैसिव स्ट्रेचिंग एंड द एक्टिव स्ट्रेचिंग एंड द मैनुअल और मैकेनिकल स्ट्रेचिंग हमने देखा। अभी हमारे पास है सेल्फ स्ट्रेचिंग। सेल्फ स्ट्रेचिंग क्या होती है, एनी स्ट्रक्चर एनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सॉरी एनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज दैट कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली बाय द पेशेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन बाय द थेरेपिस्ट इज रेफर्ड एज सेल्फ स्ट्रेचिंग। वो क्या किया, इंडिपेंडेंटली कैरिड आउट किया पेशेंट ने, आपने इंस्ट्रक्ट किया, सुपरवाइज किया तब। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो ये सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रॉपरली वो नहीं करेगा। द टर्म ऑफ सेल्फ स्ट्रेचिंग इज एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज जो हैं उनको हम इंटरचेंजेबली हम उनको एक दूसरे को बोल सकते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज भी बोल सकते हैं इनको। However, some practitioners जो हैं वो prefer to limit the definition of flexibility exercises to the stretching exercises that are the part of general conditioning and the fitness program carried out by the individual without mobility impairment। उनमें हम ये कुछ जो प्रैक्टिशनर हैं प्रेफर कर रहे होते हैं टू लिमिट द डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज टू द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ क्योंकि वो जनरल कंडीशनिंग और फिटनेस प्रोग्राम जो है उनका पार्ट होती है, और जो आपका जो हम उनको देते हैं जिनमें मोबिलिटी इंपेयरमेंट नहीं होती उनमें। ठीक है, एक्टिव स्ट्रेचिंग जो है इज एन अदर टर्म समटाइम यूज टू डिनोट द सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर। सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर के तौर पे हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं। हाउएवर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दैट इज इन सॉरी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं incorporate the inhibition or facilitation techniques into stretching maneuver and also have been referred as active stretching। इसमें क्या होता है, inhibition को incorporate कर रहे होते हैं या फिर flexation techniques को incorporate कर रहे होते हैं stretching maneuver में, और इसको हम कहते हैं active stretching।
Neuromuscular facilitation techniques and inhibition techniques procedure are purported to relax tension in the shortened muscle reflexively prior to और during the muscle elongation. इनमें हम क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं टेंशन को शॉर्टेंड मसल्स में, और वो हम कब कब करते हैं, प्राय यानी इलांगेशन से पहले या फिर ड्यूरिंग द इलांगेशन हम कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस जब हम इनहिबिशन या फैसिलिटेशन यूज कर रहे होते हैं, इसका मतलब है हम क्या करते हैं, हम असिस्ट करते हैं मसल की एलोंगेशन में, मसल को असिस्ट कर रहे होते हैं एलोंगेशन में. इट इज एसोसिएटेड विद एन अप्रोच टू एक्सरसाइज नोन एज प्रोप्रिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन. इस अप्रोच को हम कहते हैं पीएनएफ. और मेनी क्लिनिशियन जो हैं, सम अदर जो ऑथर्स हैं, इसको हम कंबाइंड इनहिबिशन या फैसिलिटेशन और मसल लेंथनिंग प्रोसीजर जो है, इसको हम कहते हैं, डिफरेंट टर्म्स जो है इंक्लूड होती है इसमें. पीएनएफ स्ट्रेचिंग भी कहते हैं इसको, एक्टिव इनहिबिशन भी कहते हैं, एक्टिव स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग भी कहते हैं. ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, इनहिबिशन या फैसिलिटेशन टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं ताकि मसल को इलांगेट किया जाए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मसल एनर्जी टेक्निक्स. मसल एनर्जी टेक्निक्स आर द मैनिपुलेटिव प्रोसीजर दैट हैव evolved out the osteopathic medicine and designed to lengthen the muscle and fascia to mobilize joint. The procedure implies the voluntary muscle contraction by patient in precisely controlled direction and intensity. अब इसमें क्या होता है, आपने आपने जो मसल्स जो आपने मसल को लेनदेन करने के लिए, फैशिया को लेनदेन करने के लिए, जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं. इनमें हम जो है मसल की वॉलेंट्री कंट्रैक्शन भी कर रहे होते हैं और जो है मोबिलाइजेशन भी दे रहे होते हैं. और इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल डायरेक्शन और इंटेंसिटी को हमने क्या करना होता है, कंट्रोल किया होता है अगेंस्ट द काउंटर फोर्स अप्लाई टू द प्रैक्टिशनर. जो प्रैक्टिशनर फोर्स जो अप्लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट, बिफोर बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूरो मस्कुलर इनहिबिशन इनकॉर्पोरेट इनटू द, इसमें हम न्यूरो मस्कुलर इनहिबिशन टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं. इसको हम एक और टर्म भी देते हैं, पोस्ट ऑस्टोमेटिक रिलैक्सेशन का भी नाम देते हैं. ठीक है, इसके साथ जो है जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन. जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो है स्किल्ड मैनुअल थेरेपी है. इंटरवेंशंस होती हैं स्पेसिफिकली अप्लाई टू द जॉइंट स्ट्रक्चर टू मॉड्यूलेट पेन एंड ट्रीट द जॉइंट इम्पेयरमेंट दैट लिमिट द रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, जो स्ट्रक्चर पे हमने यूज करते हैं टेक्निक्स, ताकि क्या है, पेन को मॉडुलेट ट्रीट किया जाए, ठीक किया जाए, और पेशेंट को जॉइंट इम्पेयरमेंट ठीक की जाए. मोबिलाइजेशन टेक्निक विद द मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो है वो हम देखेंगे डिफरेंट चैप्टर्स में. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स. Soft tissue manipulation techniques are designed to improve muscle extensibility that involve the application of specific progressive manual force. ठीक है, इसमें क्या होता है, आप बाई मीन ऑफ मैनुअल प्रेशर से भी आप दे सकते हो, स्लो और डीप स्ट्रोकिंग भी देख सकते हो. ठीक है, द अफेक्ट चेंज इन मायोफेशियल स्ट्रक्चर दैट कैन बाइंड सॉफ्ट टिश्यू एंड इम्पेयर मोबिलिटी. क्योंकि क्या होता है, मायोफेशियल स्ट्रक्चर जो में क्या होता है, आप क्या करते हो, डिफरेंट प्रोसीजर यूज कर रहे हो, तो जिसकी वजह से जो है आपका जो मसल्स हैं वो लेंदेन होंगे और सॉफ्ट टिश्यू जो है इम्पेयरमेंट मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. इस टेक्निक्स में हमारे पास जो है फ्रिक्शनल मसाज है और मायोफेशियल रिलीज है, एक्यूप्रेशर भी है, ट्रिगर पॉइंट थेरेपीज भी है. ठीक है, ये हमारे पास ये सब क्यों हो रही होती है, क्योंकि हम टिश्यू की मोबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमने मैनिपुलेटिव कनेक्टिव टिश्यू को मैनिपुलेशन करना होता है, दैट बेंड्स द सॉफ्ट टिश्यू. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन, न्यूरो मेनिंजियल मोबिलाइजेशन. इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीजर एडिशन या फिर स्कार टिश्यू जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं अराउंड द मेनिंजेस एंड
nerve root and at the site of injury at the plexus या फिर जो पेरिफेरल नर्व्स है वहाँ पे, तो हम टेंशन प्लेस कर रहे होते हैं या ऑन द एडिजन या फिर स्कार टिश्यू पे, लीड टू पेन एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ताकि वहाँ पे पेन हो, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आए। आफ्टर दिस टेस्ट डिटरमाइन द न्यूरल टिश्यू मोबिलिटी आर कंडक्टेड, और न्यूरल पाथवे जो है इज मोबिलाइज थ्रू द सिलेक्टिव प्रोसेस, इससे न्यूरल पाथवे मोबिलाइज हो रहे होते हैं।